हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखो सोल्यूशन के, ठीक है ना, मतलब 3 पार्ट को खत्म कर चुके हैं। चौथे पार्ट में अपने को सोल्यूशन का मैंने आपको बोला भी था 3-4 पार्ट में आपको ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। तो 4th पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और जो है 4th पार्ट में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो, कंडीशन ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन, यानी सोल्यूशन फॉर्म कैसे होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है उसमें हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और वन हाफ फैक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एक पार्ट में एक जो है आपको एक पूरा चैप्टर में, ठीक ना, रिवाइज करा दूंगा। पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। डीपीपी आपको लिंक में मिलेगी, ठीक है ना। और ये कुछ आपके पास जो भी बुक है आप उसको सॉल्व करिए। और बुक अगर पूछेंगे तो नरेंद्र अवस्थी और आरसी मुखर्जी, ठीक ना। लिक्विड सोल्यूशन करके चैप्टर है आरसी मुखर्जी में, और लिक्विड सोल्यूशन करके चैप्टर है आपका, ठीक है ना, जो है नरेंद्र अवस्थी में। तो आप ये बुक अच्छे से सॉल्व करते रहिए। डीपीपी जो भी आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक ना, जिस भी कोचिंग का मटेरियल है आपके पास, वो मटेरियल आप अच्छे से सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखो हम लोग कंडीशन ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन आज ये पढ़ेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन में, ठीक ना, आप देखो तीनों चीजों को अपने को पढ़ना है सोल्यूशन के थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक ना। सोल्यूशन बनने के लिए इंथैल्पी कितनी होनी चाहिए ये भी पढ़ेंगे हम लोग, यानी इंथैल्पी तुम्हें पता अच्छे से डेल्टा एच भी पढ़ेंगे सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी कैसे होनी चाहिए, एंट्रोपी यानी डेल्टा एस, ठीक है ना। और फिर सोल्यूशन फॉर्मेशन की गिब्स फ्री एनर्जी कितना होना चाहिए, इसको भी हमें देखना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये 3 थर्मोडायनेमिक फैक्टर अपने को स्टडी करने हैं, ठीक ना, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए या थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो हमारे पास आज का जो पहला टॉपिक है कंडीशन ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन। तो इतने टॉपिक अपने को करने हैं। इससे भी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार आया था, तभी हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट में वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पहले हेडिंग को पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सोल्यूशन फॉर्म होने की क्या क्या कंडीशन है ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से देखो ध्यान से। सोल्यूशन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 कंडीशन है, और वो तीनों कंडीशन पहले मैं लिख देता हूं और फिर ये बताऊंगा आपको कि कौन सी कंडीशन है जो सॉलिड सोल्यूशन में चलता है, कौन सी कंडीशन है जो लिक्विड फेज सोल्यूशन में चलती है, कौन सी कंडीशन है जो गैसियस फेज सोल्यूशन में चलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान से आप देखिए। तो पहली कंडीशन ये है, जो भी सोल्यूशन के कंपोनेंट हो, है ना, कंपोनेंट्स अच्छे से याद रख के रहना। जो भी सोल्यूशन के कंपोनेंट, अब कंपोनेंट आपको पता है सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट की हम लोग बात करेंगे। तो जो भी कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स शुड नॉट, ठीक ना, मतलब जो कंपोनेंट है वो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए, शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। अच्छे से इसको याद रख के रहना। अब ये किस सोल्यूशन के लिए चलता है अभी थोड़ी देर में आपको ये भी मैं बता दूंगा। तो जो भी सोल्यूशन के कंपोनेंट हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन जो सोल्यूशन फॉर्मेशन की है, कंडीशन नंबर 2, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो कंडीशन नंबर 2 सोल्यूशन फॉर्मेशन का ये है कि आपका जो भी सोल्यूशन है उसकी जो इंथैल्पी है, मतलब वो इंथैल्पी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट हाईली पॉजिटिव, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो कंडीशन 2 है सोल्यूशन फॉर्मेशन का, वो ये है इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन। अच्छे से याद रखो, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, जो भी आप निकालिए भाई, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आपने पढ़ा भी था, ठीक ना। तो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन मस्ट नॉट, अच्छे से याद रखो, मस्ट नॉट हाईली पॉजिटिव, ठीक ना। तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। अब सोल्यूशन की इंथैल्पी हाईली पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। इंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है तो आपको अच्छे से पता है। इंथैल्पी पॉजिटिव अगर मुझे लिखना है तो रिएक्टेंट इधर से प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे माइनस हीट हो तो अब अगर डेल्टा एच आप लिखेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0। तो यही बात मैं लिख रहा हूँ कि ग्रेटर देन 0, यानी जो अभी ये देखो जरा ध्यान से, ऊपर वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी है, इंडोथर्मिक।
यानी सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंडोथर्मिक नेचर की नहीं होनी चाहिए। अच्छे से दिमाग में बैठाओ। पहला कंडीशन क्या है सॉल्यूशन फॉर्म होने का? सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंथैल्पी जो भी सॉल्यूशन की होती है ना वो हाईली पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब हाईली पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अब जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इंडोथर्मिक नेचर हो जाएगा। तो इंडोथर्मिक नेचर उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर देखना ध्यान से तीसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके कंपोनेंट है ना, उनके साइज भी ऐसा नहीं कि बहुत जमीन आसमान का अंतर हो। कंडीशन नंबर 3, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी इसके जो इसके जो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, तो साइज ऑफ कंपोनेंट नॉट शुड बी डिफर, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस इसका नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आप रखिए तो मैक्सिमम 15%। अच्छे से डेटा याद रखे रहिएगा, ये भी डेटा आपको पूछ सकता है। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं, ठीक ना, कि आपके जो भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट, जो सोल्यूशन के कंपोनेंट है, सोल्यूट है और मान लीजिए तुम्हारा सॉल्वेंट है, इनमें जो साइज का डिफरेंस है ये 15% होना चाहिए, अबाउट 15%, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा। यहीं तक अलाउ भी है, अगर साइज में पार्टिकल का जो साइज है सोल्यूट और सॉल्वेंट में अगर वो 15% का जो है डिफरेंस है, यही अलाउ भी है सॉल्यूशन फॉर्मेशन में। अदरवाइज होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, फिर वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरी कंडीशन देखो क्या है कि साइज ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना, जो भी आपके सोल्यूट सॉल्वेंट के हैं उनका जो कंपोनेंट है, मतलब उनके जो पार्ट है, उनके जो साइज है, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। तो साइज ऑफ कंपोनेंट शुड नॉट डिफर, ठीक है ना, शुड नॉट डिफर मतलब लार्ज अमाउंट में, ऐसे याद रखिए, शुड नॉट डिफर बाय लार्ज अमाउंट, ठीक है ना, ज्यादा अमाउंट में उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। विद इन ब्रैकेट में लिख देता हूं, उसको याद रखते रहना, ठीक है ना। और ये आपसे डेटा पूछ सकता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के साइज में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो अबाउट 15% डिफरेंस इज अलाउड। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज में 15% का डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब 15% से ज्यादा ना हो, अदरवाइज जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजेनियस अगर करना है ना अपने को तो 15% मतलब 1%, 2%, 3%, 0%, 15 से ज्यादा ना हो, मतलब लेस देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए 15%, ठीक ना। अबाउट 15% डिफरेंस ऑफ साइज, ठीक है ना, ये आपका अलाउ है। ऑफ साइज इज अलाउड। अच्छे से इसको याद रखे रहना, और ये बड़ी अच्छी लाइन है, ठीक है ना। तो ये है आपका सॉल्यूशन फॉर्म होने की कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि जो कंपोनेंट हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। अब ये भी बताता हूं कि किस किस सॉल्यूशन में होना चाहिए ऐसा। फिर देखना ध्यान से, कंडीशन नंबर 2 क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी हाईली पॉजिटिव, यानी ज्यादा इंडोथर्मिक नेचर में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन आपने पढ़ी कि जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट में, उनके जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट है उनमें साइज का डिफरेंस अबाउट 15% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ये 3 कंडीशन तो सॉल्यूशन की होती हो गई। तो अब अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन तुमने पढ़ा, देखो 3 फेज में सॉल्यूशन पढ़ा, गैसेस फेज सॉल्यूशन, लिक्विड फेज सॉल्यूशन और सॉलिड फेज सॉल्यूशन। तो देखना ध्यान से, गैसेस फेज सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिक्विड फेज सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिक्विड फेज सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, और फिर आपका सॉलिड फेज सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक ना। बहुत अच्छे से ध्यान में रखे रहना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो मैं फिर से एक बार बोलूं। पहली कंडीशन क्या है कि कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंथैल्पी ज्यादा हाईली पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन फॉर्मेशन बहुत ही इंडोथर्मिक नेचर का नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि साइज का डिफरेंस सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में मैक्सिमम 15% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो गैसेस सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो गैसेस के लिए आप अगर याद करो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, उस गैसेस के लिए लगाते थे जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती थी। और आप फिर देखो ध्यान से, राउल्स लॉ एज अ डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से मैंने कंबाइन भी किया था। तो मतलब जो काम डाल्टन्स के लिए था वही काम सॉल्यूशन के लिए है। तो पहली कंडीशन आप अच्छे से याद रखो, सॉल्यूशन अगर गैसेस फॉर्म में बन रहा है तो उसके लिए 1 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक ना। तो गैसेस फेज सॉल्यूशन बात समझ में आई, ये तब बनता है कंपोनेंट शुड नॉट बी रिएक्ट ईच अदर। तो तुमसे क्वेश्चन रिसर्च रीजन देके पूछेगा
पूछेगा कि गैसेस फेज सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। बाय यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं लिक्विड फेज सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए। तो लिक्विड फेज सॉल्यूशन के लिए अब लिक्विड को ही आपने गैस से कंपेयर करा, डाल्टन्स और राउल्ट्स ले, तो दोनों की ये कंडीशन देखो, एक तो पहली कंडीशन फिक्स ही हो गई, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी हाईली पॉजिटिव। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनने के लिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, अब हाईली एंडोथर्मिक है, ध्यान से देखो, पता चला लिक्विड का बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे बना पाओगे आप। तो दो लिक्विड है ना, वो क्या होने चाहिए, जल्दी जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ताकि उसमें जो है आपका प्रोडक्ट बनना, मतलब जो सॉल्यूशन बनना है वो फॉर्मेशन शुरू हो जाए, कम एनर्जी लगे बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन यानी कंपोनेंट नॉट रिएक्ट विद ईच अदर और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी हाईली पॉजिटिव, ये होना चाहिए आपका लिक्विड फेज सॉल्यूशन बनने के लिए। और सॉलिड फेज सॉल्यूशन बनने के लिए देखो ध्यान से, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, पहली भी कंडीशन, दूसरी भी कंडीशन, और क्या हो गया देखो तीसरी भी कंडीशन, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो तुमसे बोलेगा व्हाट आर द कंडीशन फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। कंपोनेंट एंथैल्पी, जो कंपोनेंट मिलाइए जो सॉल्यूशन अगर बने तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नॉट हाईली पॉजिटिव होना चाहिए, और साइज का डिफरेंस अबाउट 15% होना चाहिए। आपसे बोले लिक्विड फेज सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बोलो, तो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए सॉरी, और जो है उनमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नॉट बी हाईली पॉजिटिव होना चाहिए। और बोलिए गैसेस के लिए क्या कंडीशन है, गैसेस के लिए कंडीशन है कि गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। सबको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।